ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो वाटर पॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, जिसका थोड़ा सा बेसिक्स हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब आगे आता है कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो कौन से ऐसे पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। तो पहले आता है इसमें मिनरल्स इन वाटर। तो मिनरल्स का पिछली क्लास में थोड़ा सा बता दिया था कि जो भी हार्डनेस है वाटर की, वो मिनरल कंटेंट के आधार पर ही डिसाइड होती है। जितने ज़्यादा मिनरल ऐड होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा वाटर जो है वो हार्ड होता जाएगा, कठोर होता जाएगा। तो एक स्केल है कि अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 0 से 50 तक का लेवल है तो ये पानी सॉफ्ट है। ठीक है, कलर ऐसा होगा। स्केल होता है, ये स्केल के ऊपर कलर आता है ये। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर स्तर जैसे बढ़ता जाएगा तो पानी का जो इस स्केल के ऊपर कलर है वो थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। और अगर 300 से ज्यादा लेवल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो पानी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर? अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन दी वाटर, कि जितनी मात्रा में इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन डिजोल्व है पानी में, या तो ये फ्री फॉर्म में हो या फिर ये किसी कंबाइंड फॉर्म में हो। जैसे यहाँ जो कैल्शियम इसमें पाया गया है इस पानी में, वो कार्बोनेट के साथ अटैच है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये कैल्शियम जो है प्रेजेंट है इसमें। ओम रीना, ओम सुभाष, ओम पूनम। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट। कि जैसे कि यहाँ हमने बात की कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी। तो ये तीनों इसमें मिल सकते हैं, तो ये इसकी हार्डनेस को जो है डिसाइड करते हैं। अब सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या रहेगा कि जैसे वाटर दैट कंटेन्स ए हाई अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड मिनरल्स और आयंस सच एज कैल्शियम मैग्नीशियम। ये दो नाम इसमें आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि जो हार्डनेस है पानी की, वो किससे डिसाइड होती है, कौन से आयंस हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो आयंस हैं। यही क्वेश्चन इसमें से बनेगा और कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। कॉमन कैटाइंस फाउंड इन कैटाइन और एनाइन, दो चीजें होती हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसमें एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कैटाइन, एनायन, या फिर नीचे मिल मिल जाएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे मिल जाएगा। तो कैटाइन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैटाइन का मतलब क्या है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायन होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कैटाइन्स जैसे कैल्शियम के ऊपर दिख रहा होगा आपको, इसको ऐसे लिखते हैं, और मैग्नीशियम 2+। ठीक है, तो इसका लिखने का तरीका होता है ये। ठीक है, ये टाइपिंग में ऐसे आया है। तो ये दो कैटाइंस जो हैं कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, ये डिसाइड करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, विच फ्रिक्वेंटली एंटर वाटर सप्लाईज बाय लीचिंग फ्रॉम मिनरल्स विद इन एक्वीफर्स। कि जो पानी रिस रिस के अंदर चला जाता है जमीन के अंदर, ग्राउंड वाटर जो होता है उनको हम एक्वीफर बोलते हैं। और उसमें ऐसे ही मिनरल्स भी क्या होते हैं, धीरे धीरे लीक होके रिस रिस के पानी में मिल जाते हैं। सॉफ्ट वाटर क्या होगा? दैट कंट इसमें हाई अमाउंट होगा, जो भी ये डिजोल्व्ड मिनरल्स हैं इसमें वेरी लो कंसेंट्रेशन होगी इनकी। ठीक है, और जो सॉफ्ट वाटर बोले गए हैं उसमें आ जाएगा रेन वाटर, या फिर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, फिल्टर्ड पानी जो होता है, वो सॉफ्ट वाटर बोला गया। ठीक है, अब दो टाइप की होती है हार्डनेस। एक होती है टेम्परेरी, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं,
एक होती है परमानेंट, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, कि हार्डनेस, अब कहीं पे आप रहते हो, वहां का पानी आपको हार्ड मिल गया, और वहां पे है तो आपके मन में आया होगा फिर यूज कैसे करें उस पानी को। हार्ड वाटर तो हेल्थ के लिए भी खतरा है, और डिजीजेज उससे हो जाएंगी, काफी सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं हार्ड पानी के इस्तेमाल से। जो भी आपके घर पे टैप लगे हुए हैं वो भी खराब हो जाएंगे बहुत जल्दी, उनके चारों तरफ सफेद सफेद एक लेयर बन जाती है। ठीक है, और जितने भी बर्तन हैं सबको खराब कर देते हैं, वो सफेद लेयर्स उसमें बन जाती है। तो अब विचार आता है कि क्या उस हार्डनेस को हम दूर भी कर सकते हैं? तो अगर तो वो है टेम्परेरी हार्डनेस, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। काफी सारे तरीके होते हैं इसके, कोई एक तरीका आप मुझे अभी बताएंगे? 2 मिनट का समय ले लो। ठीक है, तो सबसे जब तक हम डिस्कस करते हैं कि टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस क्या क्या है। टेम्परेरी हार्डनेस, पोर्शन ऑफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर दैट इज रिमूवेबल। चलो इसमें आ ही गया, बाय बॉइलिंग, उसको गर्म करने से, कि उसको उबाल लें, तो कुछ जो टेम्परेरी फॉर्म में उसमें बाइकार्बोनेट्स आयन होंगे वो खत्म हो जाते हैं, उसमें से टूट जाते हैं, वो इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। अब अगला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होगी उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। हमने तीन चीजें पीछे की, एक किया क्लोराइड्स, एक किया सल्फेट्स, और एक किया बाइकार्बोनेट्स। तो अगर तो बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, एक आती है परमानेंट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स हो, और दूसरा कौन सा बचा हमारा, सल्फेट्स, और एक तीसरा भी यहां पर लिख दिया है, नाइट्रेट्स। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ठीक है, तो इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बॉइलिंग से हम इनको रिमूव नहीं कर सकते, तो वो हो जाएंगी आपकी परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद वॉशिंग सोडा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो वॉशिंग सोडा का यूज करके किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे आता है मेजर मेटल वाटर पोल्यूटेंट्स। हाँ जी सौरभ। सर वॉशिंग सोडा का यूज करके, मतलब ये समझ नहीं आया, उसमें वॉशिंग सोडा घोल देना है मतलब? हाँ, ट्रीट करते हैं, जैसे कि आजकल क्लोरीन की टेबलेट्स आती हैं, तो ऐसे ही उसको ट्रीट करना है उस पानी को वॉशिंग सोडा के साथ। ठीक है। अच्छा। हम्म। ठीक है सर। तो मेजर मेटल वाटर पोल्यूटेंट्स की मतलब वो धातुएं जो पानी को प्रदूषित करती हैं, वो कौन सी हैं ऐसी? तो कुछ तो आपके दिमाग में होंगी, और नहीं है तो अब आ जाएंगी। पहली होती है आर्सेनिक। ये आपने किसी क्राइम शोज में या फिर किसी मूवी में देखा होगा। आर्सेनिक एक पॉइजन है। ठीक है, अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर शरीर के अंदर चला जाए तो ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है, डेथ भी हो सकती है इससे, थोड़ी सी क्वांटिटी में। ठीक है, तो अगर पानी में मिला हुआ है तो यानी कि वो थोड़ा सा जो उसकी कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है, लेकिन उसको पिएंगे तो वो कुछ ना कुछ बीमारी तो करेगा, डेथ नहीं करेगा। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कैन कॉजेज कैंसर। तो अगर आर्सेनिक पानी में मिला हुआ है तो उससे, और अगर लंबे समय तक, एक दो बार पीने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसको बॉडी खुद ने खुद खुद डिटॉक्सिफाई कर लेती है खुद को। ठीक है, बॉडी का अपना क्लींजिंग मैकेनिज्म है, तो उससे रिमूव कर लेगी। लेकिन लगातार हम वही पानी पिए जा रहे हैं तो बॉडी भी कितना निकाल लेगी, तो अल्टीमेटली वो कैंसर का कारण बनता है। इट हैज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज, के हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, और मधुमेह की बीमारी आर्सेनिक वाले पानी को पीने से हो सकती है। फिर इसके बाद आता है मिथाइल मरकरी। मरकरी का मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि द प्राइमरी हेल्थ इफेक्ट ऑफ मिथाइल मरकरी इज इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब जो उसका बौद्धिक विकास है वो कैसा होगा, इम्पेयर्ड होगा। इम्पेयर्ड मतलब
कि प्रॉपर नहीं होगा। कि जैसे कि अगर 10 साल के बच्चे में जितना बुद्धि विकसित होनी चाहिए उतनी 10 साल के बच्चे में नहीं मिलेगी। 30 साल के में जितनी होनी चाहिए 30 साल वाले में उतनी नहीं मिलेगी। हो सकता है 30 साल वाले में 5 साल वाले बच्चे जितनी बुद्धि मिले। ठीक है, तो ये इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में ये चीज आती है। ठीक है, तो इसमें से अगर एक एक पॉइंट है इसमें कि आर्सेनिक से क्या हो जाएगा, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और डायबिटीज। मिथाइल मरकरी से क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल, इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक एक पॉइंट है, अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इतना डीप में आप में पूछा जाने के चांसेस कम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम चांसेस हैं पूछे जाने के। इसके बाद आता है लेड। लेड होता है सीसा। ये मैंने एक जगह पे और बताया था, जो आप महिलाएं स्पेसिफिकली जो डे टू डे लाइफ में अपना यूज करती हैं। तो अगर किसी को याद है तो एंट्रीज करके बता देना। ठीक है, दोबारा रिपीट उसको नहीं करूंगा मैं। लेड अगर पानी में है तो क्या करेगा ये, एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ लेड मे कॉज ब्रेन डैमेज। ब्रेन भी डैमेज कर सकता है ये, किडनी डैमेज कर सकता है, और रक्त संबंधी विकार कुछ भी हो सकते हैं, कुछ एलर्जी हो जाएगी उसको। ठीक है, तो ये लेड के पानी को पीने से हो जाते हैं। फिर अगला आता है फ्लोराइड। फ्लोराइड का एक जगह और किया है हमने जिक्र पहले, तो वो भी आप बताना चाहें तो एंकरेज करके बता सकते हैं, ताकि बाकियों को भी याद आ जाए। ठीक है, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लोराइड एडवर्सली अफेक्ट्स द बोन्स, जॉइंट्स एंड कॉजेज फ्लोरोसिस इन टीथ। चलिए, आ ही गया है ये, दांतों में ही हमने किया था ये, कि जब धब्बे बन जाते हैं दांतों के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। जब फ्लोराइड आयन जो होता है, फ्लोरीन जो होता है, उसका लेवल ज्यादा हो जाता है शरीर के अंदर, तो वो दांतों के ऊपर धब्बे बना देता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जॉइंट्स कमजोर होने लग जाते हैं फ्लोराइड आयन की वजह से। तीसरा आता है हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट्स को अगर ज्यादा मात्रा में पानी के अंदर है और लगातार उसको पीते रहेंगे तो छोटे बच्चों पे जल्दी प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं कि बड़ों पे डालेगा नहीं, लेकिन छोटे बच्चे सेंसिटिव ज्यादा होते हैं नाइट्रेट के। ठीक है, और क्या होगा उसमें, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कि जब भी नाइट्रेट का लेवल पानी में बढ़ जाएगा और वो बच्चा पानी पीता रहेगा उसको, तो क्या होगा कि उनके शरीर में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पूरा शरीर उनका ब्लू कलर का थोड़ा सा दिखने लगता है, जो स्किन है वो थोड़ी सी ब्लू कलर की हो जाती है। ठीक है, आगे करेंगे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम, चीज यही है। तो कंज्यूमिंग टू मच नाइट्रेट कैन अफेक्ट हाउ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। कि जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपके शरीर में सभी सेल्स तक, वो है ब्लड। और ब्लड ऐसा तो है नहीं कि अपने सिर पे उठा के लेके जाता है या फिर हाथ में लेके जाता है ऑक्सीजन को। जो एच बी होगा इसमें, हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, कंबाइंड होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है उसी फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है बाकी सेल्स तक। ठीक है, ये हम डिटेल में करके आ चुके हैं एनाटॉमी में। तो ये एच बी की यानी कि ब्लड की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग जो है वो वीक हो जाती है जब भी हम नाइट्रेट ज्यादा हमारे शरीर में चला जाता है। और क्या बन जाएगा इसमें, मेट हीमोग्लोबिन। जब नाइट्रेट अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, आपसे ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और पूछा जा सकता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, अब इसमें से दो टाइप से आपके ऑप्शन पूछे जाएंगे। इज कोज्ड बाय, तो पहले तो सिंपल आपको मिलेंगे। पहला मिल जाएगा एयर पोल्यूशन, दूसरा मिल जाएगा वाटर पोल्यूशन, तीसरा मिल जाएगा नॉइज पोल्यूशन, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और फोर्थ पे मान लो और कौन से पोल्यूशन होते हैं।
कोई भी एग्जांपल ले लो, या फिर यहाँ लिख दो नन। तो सिंपल अगर क्वेश्चन आया इसके ऊपर, तो सिंपल क्वेश्चन ये बनेगा आपका। सिंपल आप टिक कर दोगे कि वाटर पॉल्यूशन से संबंधित था ये, तो आपका ये आंसर टिक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, ऑप्शंस इसमें चेंज कर देगा थोड़े से। क्या ऑप्शंस बनेंगे फिर? अब आपसे मेटल्स के मेटल्स के नाम आ जाएंगे इसमें। लेड, मरकरी, फ्लोरीन, और लास्ट में आ जाएगा नाइट्रेट्स। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट्स। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों टाइप से आपको ध्यान रखना है। हिंदी में है, देख लेना, सारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। अभी जो नोट्स अब पहले से अपलोड हैं, तो उसमें शायद कुछ में हिंदी नहीं है साथ में, तो ये मैं चेंज करूंगा। तो उसके लिए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ग्रुप में मैसेज करो या अलग से मुझे बोलो। ठीक है, मैं ये सारे नोट्स अपडेट करूंगा। अब आता है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के अंदर है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इंडियाज ग्राउंड वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। तो ये एक मंत्रालय है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इसने बोला है कि जो इंडिया में ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, कितना प्रदूषित है? एज मैनी एज 276 डिस्ट्रिक्ट्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड। जो ग्राउंड वाटर है उसकी टेस्टिंग की गई, तो 276 जिलों में क्या मिला, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई गई। नाइट्रेट्स अबव एक्सेप्टेबल लेवल आर फाउंड इन 387 डिस्ट्रिक्ट्स। 387 जिलों में नाइट्रेट्स का लेवल ज्यादा पाया गया। आर्सेनिक इन हाई क्वांटिटीज इज प्रेजेंट इन 86 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रख सकते हो कि जो पानी से संबंधित जो विभाग है वो कौन सा है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ग्राउंड वाटर के लिए। तो ये हो गया आपका मिनरल्स। अब आते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। क्या डिफरेंस है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में? हैंड रेज कीजिए जल्दी, डाइट एंड न्यूट्रिशन करके आए हैं आप। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है? हाँ जी केशव। सर मिनरल्स हमारी बॉडी को मतलब कम आवश्यकता होती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा। ठीक है, सौरभ कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ सर, यही बताने वाला था मैं भी। और मैं हाँ। बोलूँ कि न्यूट्रिएंट्स भी कम मात्रा में चाहिए हैं फिर? न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स में एक होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल्स जो हमने किए हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का ही टाइप है मिनरल्स। तो वाटर पॉल्यूशन थ्रू न्यूट्रिएंट्स, तो कैसे हो सकता है न्यूट्रिएंट्स के थ्रू पॉल्यूशन वाटर में? कैसे पानी को प्रदूषित कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स तो अच्छी चीज होती है। हाँ जी, किसने किया हैंड्रेज? केशव। सर जैसे सर ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो सर ये पानी के ऑक्सीजन लेवल को घटा देती हैं। हाँ, कैसे घटाएंगे? एब्जॉर्ब कर लेते हैं सर ये ऑक्सीजन को। ठीक है, पहला जवाब आपका ठीक है। ठीक है, दूसरा है कि कोई भी चीज है, जो सिंपल इसका जवाब है कि कोई भी चीज है जो अति मात्रा में होगी वो नुकसानदायक ही होती है, चाहे कुछ भी हो। कितनी ही फायदे की चीज हो, अगर अति मात्रा में उसका सेवन रहेगा, या फिर अति मात्रा में जहाँ पर प्रेजेंट होगी वो, तो वो चीजों को खराब ही करेगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स में भी दिख रहा है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या हुआ है, एल्गी जो काई जम गई है लेक्स में, और इस काई ने क्या कर लिया है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब मछलियों को मिली नहीं ऑक्सीजन, तो ये मछली मर गई है बेचारी।
तो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर टू मैनी न्यूट्रिएंट्स, जब मात्रा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे पानी में, और उसमें से भी कौन से न्यूट्रिएंट्स, मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये दो आपको नाम न्यूट्रिएंट पोल्यूशन में ध्यान रखने हैं। यही दो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि न्यूट्रिएंट पोल्यूशन में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आर एडिड टू बॉडीज ऑफ वाटर एंड कैन एक्ट लाइक फर्टिलाइजर, कॉजिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो एल्गी फॉर्म हो जाती है। ठीक है। कुछ देशों में एल्गी खाई भी जाती है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होती है। हाँ जी रीना। गुरुजी क्वेश्चन है कि ये जो एल्गी होती है ये हमेशा मतलब लाइव फॉर्म में ही होती है, मतलब जिंदा ही होती है, या मतलब डेड, अगर ये डेथ हो इसकी या कुछ हो तो डिकम्पोज वगैरह कुछ होता है इसका? हाँ, डिकम्पोज होती है ये। ठीक है। लिविंग तो सर चीज वो है ये, पता नॉन कैसे लिविंग नहीं। चलेगा कि ये डाई हो गई है, क्योंकि वो तो ग्रीन कलर की दिखती है, तो मतलब कुछ। ग्रीन कलर की है तो डाई नहीं, ब्लैक कलर की हो जाती है। जब इसमें से जो भी इसकी सप्लाई है, इसकी सप्लाई है मेनली न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स पानी में कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे तो ये जो एल्गी है ये भी सूखना शुरू हो जाती है। ठीक है। ब्लैक कलर की होना स्टार्ट हो जाएगी जब इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो। तो सर ठीक है। उसको डिकम्पोज अलग से करना पड़ता है, मतलब निकाल के या साइड में करके, या फिर मतलब अपने आप वो वाटर प्योरीफाई हो जाता है? उसको पानी से रिमूव ही करना पड़ेगा। तब वो पानी में, अगर समुद्र है तो समुद्र में हो जाती है क्योंकि वो बड़ा एरिया हो गया। ठीक है, वो यूज अप हो जाती है। लेकिन अगर छोटी कोई वाटर बॉडी है तो उसमें वो डिकम्पोज इतनी जल्दी नहीं हो पाती है क्योंकि जो इसकी फॉर्मेशन का रेट है वो ज्यादा है, डिकम्पोजिशन ये स्लो होती है। ठीक है। हाँ जी केशव। सर जैसे चावल की खेती में सर पानी परमानेंट रहता है खेतों में, हम्म। तो सर हम्म। उसमें बोलते हैं कि जब एलगी आ जाती है तो वो अच्छी रहती है खेतों के लिए। तो सर हम्म। उसमें वो नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि जैसे वो ऑक्सीजन को कम कर देगी, तो जो चावल का पौधा है उस पे कुछ नुकसान नहीं करती सर वो, नहीं, उस तरह। उसमें क्या है कि जैसे एल्गी है तो पानी में ही, तो उस वहां पर डिफरेंस क्या हो गया है कि वहां पर पौधे प्रेजेंट, तो जहाँ पर भी प्लांट्स होंगे तो वो उस जमीन से जो भी उसको पानी या फिर जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। और एल्गी से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि एल्गी से कुछ निकाल नहीं सकते। वही मैंने बताया आपको कि एल्गी कुछ देशों में खाने के पर्पज से भी यूज होती है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होती है। और जो आप चावल की खेती की बात कर रहे हैं, तो चावल की खेती में ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को जमीन के बाहर स्टोर कर लेती है ये। तो उसके चावल के पौधे उसको यूज कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। जी सर। अब अगला आता है आपका वाटर पॉल्यूशन थ्रू पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का पता ही है आपको। ठीक है। क्या होगा कि जब भी हम कोई पेस्टिसाइड अप्लाई करेंगे किसी क्रॉप के ऊपर, तो वो क्रॉप एब्जॉर्ब कर लेगी उसको। एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, लीच कर जाएगा वो ग्राउंड ग्राउंड वाटर टेबल में। ठीक है। ये अलग अलग इसके प्रोसेस हैं, तो देख लेना। कुल मिला के बात क्या होगी कि वो जमीन के अंदर आ जाएंगी वो पेस्टिसाइड्स। और जब जमीन के अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं तो उसके आसपास कोई वाटर बॉडी भी लगती होगी। तो जहाँ की वाटर बॉडी लगती होगी तो उसी पानी को वो पोल्यूटेड कर देंगे। और अगर जहाँ वाटर बॉडी नहीं है दूर दूर तक, तो उस पानी को वो पोल्यूशन नहीं करेंगे उस पानी का। ठीक है। और जितना हम जमीन के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो कितनी गहराई पे तो पानी मिलता ही है हर जगह। ठीक है। तो मतलब जितना वो डीप जाते जाएंगे, जब तक पानी में नहीं मिलेंगे, जब पानी में मिल जाते हैं उसके बाद हम बोलते हैं कि वाटर पोल्यूशन थ्रू पेस्टिसाइड्स। So there are more than 1,000 pesticides used around the world to ensure food is not damaged or destroyed by pests। कि जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, खा लेते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो जमीन के अंदर जाके और बीजों को ही खा लेते हैं। ठीक है। तो पौधा निकलने ही नहीं देते। और पौधा निकल गया तो उसकी पत्तियों को खा जाएंगे। पत्तियां खा लेंगे तो क्या होगा कि जो भी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही कोई प्लांट ग्रो करता है, जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है। तो 1,000 से भी ज्यादा टाइप की क्या है, पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट हैं। ईच पेस्टिसाइड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो आपके काम का है नहीं कुछ।
मेन है आपके काम का डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म किसको पता है? कि एक टाइप है, आपसे पूछ लेगा कि पेस्टिसाइड कौन सा रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए, तो नीचे एग्जाम्पल दिए होंगे। तो सबसे मेन इसमें बताया जाता है कि डीडीटी होता है। हाँ जी रीना। गुरुजी वो आपने फुल फॉर्म पूछी थी, मैंने इसलिए हाँ किया। जी। हाँ जी बताइए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है। तो डी मतलब डाई, अगले डी से भी डाई, और तीसरे वाले टी से ट्राई। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। तो पहले तो डाई के साथ क्या है? क्लोरो, यानी कि क्लोरो ग्रुप इसमें कितने जुड़े हुए हैं? दो जुड़े हुए हैं। क्लोरीन के कितने हैं इसमें अटैच? दो। फिर अगला डाई आ जाता है, डाई फिनाइल। फिनाइल के कितने ग्रुप अटैच हैं इसमें? तो दो अटैच हैं। फिर तीसरा आ जाता है हमारा ट्राई, और ट्राई में आ जाएगा आपका क्लोरो इथेन। क्लोरीन के साथ इथेन भी अटैच है। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, यही इसमें याद करने का है इस पूरी स्लाइड में, और कुछ भी इसमें याद नहीं करना। ठीक है, बाकी कॉमन सेंस है कि पेस्टिसाइड जो भी है वो जमीन के अंदर रिस रिस के जब पानी में मिल जाएंगे तो पानी को प्रदूषित कर देंगे। ठीक है, अब अगला हमारा आता है यूट्रोपिक वर्सेस ओलिगोट्रोपिक वाटर बॉडीज। अब क्या मतलब है इस यूट्रोपिक का? जिसने पहले सुन रखा है तो वो थोड़ा सा प्रकाश डालें इसके ऊपर। तो जो हमने न्यूट्रिएंट पोल्यूशन किया है, तो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन जब भी होगा तो यूट्रोफिकेशन से ही होगा। हाँ जी रीना। यही बोलने वाली थी गुरुजी, जब हाँ। ज्यादा एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा मात्रा में पानी में मिक्स हो जाएंगे। स्पेशली कौन से? जो हमने दो किए थे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, चाहे वो किसी सीवेज की पाइपलाइन से आए, या फिर फर्टिलाइजर यूज करके आए, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में भी फॉस्फोरस नाइट्रोजन बहुत यूज होता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम यूट्रोपिकेशन। और एक आता है ओलिगोट्रोपिक। ओलिगोट्रोपिक में क्या होगा कि इसमें थोड़े से कम होंगे। ओलिगो मतलब जो हमने ओलिगोसैकेराइड किया था, ठीक है, पॉलीसैकेराइड किया था। ओलिगो मतलब लिमिटेड। ठीक है, तो जिसमें फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस और नाइट्रेट्स यानी कि नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, लीडिंग टू हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड देयर बाय। तो जब ये दोनों कम हैं तो यानी कि इन्होंने ऑक्सीजन को ज्यादा यूज नहीं किया है, तो ऑक्सीजन क्या है? हाई लेवल में प्रेजेंट। thereby these lakes are relatively suitable for aquatic organisms। कि जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो अगर उस पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम है उसमें, तो मतलब ये लेक्स अच्छी होती हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसी के विपरीत दूसरी होती हैं यूट्रोपिक लेक्स, कि जिसमें जो फॉस्फेट्स हैं यानी कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। लार्ज क्वांटिटी में होंगे तो यानी कि ये सुटेबल नहीं है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, मीजो मतलब मीडियम, बीच का। तो जिसमें बीच के लेवल के हैं कि ना ज्यादा हैं ना इतने कम हैं कि वो उनको हम गुड गुड फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हेल्थ बोल दें। ठीक है, कि जो हाईली ये लगा लो स्ट्रांग होंगे ऑर्गेनिजम्स, वही इसमें सरवाइव कर पाते हैं मीजोट्रॉपिक में। जो थोड़े से सेंसिटिव होंगे वो कम ऑक्सीजन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज कंपेयर टू ओलिगोट्रॉपिक लेग मीजोट्रॉपिक में क्या होगी? ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है, एक आता है एक्वेटिक वीड्स। तो ये जो एग्जाम आपको फोटो दिख रहा है ये एक्वेटिक वीड्स का ही है। ठीक है, ये एक तरह से मान सकते हो आपकी फॉरेन एक प्लांट है जो जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। ठीक है, अभी नहीं हुआ, बहुत साल पहले हो गया था ये। और जिन्होंने क्या कर दिया, सारी हमारी वाटर बॉडीज को खराब कर दिया। आजकल आप देखेंगे कि गाँव में पहले जो भी पशु होते थे उनको नहलाने के लिए तालाब होते थे, दो दो तीन होते थे हर एक गांव के साथ।
लेकिन आजकल आपको किसी भी गांव में साफ पानी वाला तालाब नहीं मिलेगा जिसमें पशुओं को नहला सके। ठीक है। तो वो इनका एक बहुत बड़ा रोल उसमें है। तो एक्वेटिक वीड्स आर अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल वेजिटेशन दैट रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक हैं तो मतलब पानी में रिप्रोड्यूस भी करते हैं ये, और ग्रो भी करते हैं। और इनकी रिप्रोडक्शन पावर जो होती है, मतलब रिप्रोडक्शन की जो स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, थोड़े टाइम में पूरे तालाब में फैल जाते हैं। तो सबसे कॉमन है ये जो एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये वाटर हाइसिंथ का है। फिर एक सेल्विनिया या फिर डक वीड्स आर द कॉमन टाइप्स ऑफ वीड्स फाउंड इन यूट्रोपिक वाटर बॉडीज। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं यूट्रोपिक में, तो ये बहुत जल्दी वहां पर ग्रो कर जाते हैं। तो ये है आपका यूट्रोपिक वर्सेस ओलिगोट्रोपिक। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन आती कहाँ से है पानी में? अब जो मछलियां हैं वो तो यूज कर लेती होंगी। मान लिया इसमें 100 ml जो थी, वो ऑक्सीजन घुली हुई है किसी वाटर बॉडी में, आपने 2-3 मछलियां छोड़ दी तो वो कुछ टाइम में तो उसको यूज कर लेंगी, 100 cc को, 100 ml को। तो बाकी फिर कहाँ से आएगी वो और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन? रेन से कैसे आएगी? एक्वेरियम है, रेन में रखा ही नहीं मैंने। फिर हाँ जी केशव। सर जैसे जो शरीर के अंदर पेड़ पौधे होते होंगे शायद उनसे हो जाती उनसे। पेड़ पौधे लगाए ही नहीं मैंने, उसमें उखाड़ दिए सारे साफ सफाई के लिए। इसमें लिखा ही हुआ है डिफ्यूजन फ्रॉम एटमोसफियर। एटमोसफियर वातावरण से डिफ्यूज होती है पानी। ठीक है। द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर। इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी एंड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए। अगर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है मतलब पानी अच्छा है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो मतलब पानी गंदा है। मोर हीट और न्यूट्रिएंट्स, अगर जितनी ज्यादा गर्म पानी होगा या फिर जितने ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होते जाएंगे, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को पानी को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि एल्गी एल्गी के केस में हुआ था। और इंक्रीजेज दी CBOD। बीओडी हमने पिछली क्लास में देख लिया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और सी का मतलब यहाँ आता है कार्बनेसियस ऑफ द वाटर। ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा इसमें बीओडी हो जाएगी, जितना कम डीओ उतना ज्यादा बीओडी। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। पिछली क्लास में ही बता दिया था, यहाँ अलग से लिख भी दिया है। यूट्रोफिकेशन मैंने बता ही दिया आपको, और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बता दिया है। यूट्रोफिकेशन ये है पूरा प्रोसेस, अगर देखना चाहें तो आपके काम का है नहीं कि किस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दो ही इसमें सबसे मेन है और यही एग्जाम में आपसे पूछेगा कि यूट्रोफिकेशन में कौन से मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स रोल प्ले करते हैं। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। आगे आता है इनकी डेफिनेशन है। Eutrophication is the process by which an entire body of water or parts of it become progressively enriched with minerals and nutrients, particularly nitrogen and phosphorus। तो 3-4 बार हम सेम लाइन पढ़ चुके हैं, तो अब ये दो जो मिनरल हैं आपको याद होने चाहिए कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये यूट्रोफिकेशन में मेन रोल प्ले करता है। एक आता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल मतलब जो हमारे कल्चर में जो चीजें हैं या फिर जो हमारे डे टू डे की चीजें हैं, उनसे अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। उसमें क्या क्या आ जाएगा कि जो भी हम सीवेज में पानी छोड़ते हैं, उसमें उसी में हमारा कपड़े धोने का है, उसी में रसोई का गंदा पानी जाता है। ठीक है, उसी में हमारा जो वॉशरूम होते हैं उनका पानी जाता है। तो इससे भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स लेवल इंक्रीज हो जाता है पानी का। तो ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन में आ जाएंगे। डिटर्जेंट्स में नाइट्रोजन फॉस्फोरस होते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी होते हैं, अदर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो भी एक पानी के अंदर जो भी इकोसिस्टम चलता है, तो उसमें अगर मेन क्या है इसमें कि न्यूट्रिएंट्स रिच होना चाहिए, चाहे वो आपकी एक्टिविटी से हो चाहे एनवायरनमेंट की एक्टिविटी से हो। ठीक है?
ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें बच्चा नीला हो जाएगा, थोड़ा सा नीली स्किन आपको दिख रही होगी, स्पेशली इसका फोरहेड आपको नीला दिख रहा होगा। ठीक है। वेर बेबी स्किन टर्न्स ब्लू, दिस हैपन्स व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है तो उतना ज्यादा पिंकिश जो स्किन होती है वो होगी। ठीक है। आपने जब किसी बच्चे को देखा हो, छोटे बच्चे को, तो उसकी पिंकिश स्किन होती है, बिल्कुल ऐसे गुलाबी थोड़ा सा कलर की। ठीक है। क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो हाई होता है बच्चे में। और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वही उसका जो स्किन है वो नीले कलर की हो जाएगी। एरोबिक एनारोबिक, ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं ये दो शब्दों को। एरोबिक जो प्रेजेंस में होगा किसकी, ऑक्सीजन की। एरोबिक डाइजेशन कॉल्ड is known as the decomposition of organic sludge solids in the presence of oxygen। कि जो भी पानी में इम्प्योरिटीज घुल जाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म पानी का भी है अपना, कि कुछ को तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ लेगा इम्प्योरिटीज को, और कुछ को ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ लेगा। ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक डाइजेशन है। द ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड एज फाइन एयर बबल्स, कि जैसे कि एक्वेरियम में आपने देखा होगा, उसमें अलग से लगी होती है मशीन, और वो बबल्स को छोड़ती है। उस बबल्स में क्या है, वो ऑक्सीजन ही पानी के अंदर जा रही है। ठीक है। अगर एक्वेरियम ऊपर से बंद है, एनवायरनमेंट के साथ उसे कोई कांटेक्ट नहीं है एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट उस पानी में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व नहीं हो सकती, तो इसलिए उसमें अलग से मशीन लगा दी जाती है। तो बबल्स जो भी बनते हैं ऑक्सीजन से ही बनते हैं पानी में। एरोबिक डाइजेशन हैज हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि इनके लिए अलग से मशीन लगानी पड़ेगी बबल्स के लिए। ठीक है। तो इसलिए इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑक्सीडाइज ए considerable part of the organic material in sludge to carbon dioxide and water under aerobic condition। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अगर जैसे कि सीवेज का सिस्टम तो आजकल चला है, पहले जो वॉशरूम के लिए घर के बाहर एक बड़ा सा सेप्टिक टैंक बनवाते थे। ठीक है। और उसमें अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो दो पोर्शन उसमें होते थे। तो एक में तो भरा जाता था पानी, ठीक है, एक होता था खाली। तो कैसे काम करता था ये, दोनों ही पानी से भरते थे। ठीक है। तो यहाँ से आपका वॉशरूम से पाइप आई, यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इसमें गिरा, और ये बंद होते थे आपस में, यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं है, ऊपर छोटा सा कनेक्शन इनमें दिया जाता था। तो जो भी जिस भी अमाउंट में वो फीकल मैटर इसमें आया, तो उतना ही पानी क्या होगा, इस एरिया से इस एरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पानी ट्रांसफर हुआ, उतना ही पानी यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये प्रोसेस हो चलता था। तो जब भी आपने कभी सफाई करवाई हो उसकी, तो स्मेल नहीं आती थी उसमें से। ठीक है। चाहे आपने कुछ भी खाया हो, कितना भी अच्छी चीजें कितनी भी बुरी चीजें खाई हो, लेकिन स्मेल नहीं आती थी उसमें से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। उन्होंने जो ये सॉलिड स्लज आया उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज कर दिया तो इसको बाद में खाद के लिए भी यूज करते हैं लोग। ठीक है। जैसे कि काऊ डंग हो गया, या फिर जो भी घर में गोबर, चाहे भैंस का हो चाहे गाय का हो, वो खेतों में डालते हैं। खेतों में डायरेक्ट ना डालें तो क्या करते हैं कि बाहर एक ओपन एरिया में उसको रखते हैं थोड़ी दिन, फिर वो डिकम्पोज होके खाद बन जाएगा, और खाद होने के बाद फिर खेतों में यूज करते हैं उसको। ठीक है। तो डिकम्पोज होने का प्रोसेस क्या है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को जो स्लज में है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है। और बचा हुआ क्या रह जाएगा, बस यूजेबल, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स ही बच जाएंगे बस। ठीक है। तो ये एरोबिक डाइजेशन हो गया। एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। इन एनारोबिक, अब इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कुछ अलग से आपको लगाना नहीं पड़ रहा है, तो मतलब ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इन एरोबिक डाइजेशन मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड टू बायोगैस, मीथेन। बायोगैस में पूछ लेगा आपसे क्या क्या आता है, तो मीथेन आती है,
कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वाटर आता है। इट takes less energy than the aerobic digestion process. It reduces the sludge drastically. मतलब बहुत स्पीड से ये उस स्लज को क्या करती है, कम करती है, बहुत जल्दी उसको पचा देती है, डाइजेस्ट कर देती है। तो ये है आपके यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद आते हैं पैथोजेंस। कौन से होंगे पानी में? तो पैथोजेंस को हम हमारे आते हैं बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट्स, कि जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो वो सारे बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट्स में आते हैं। तो ये भी प्रदूषित करते हैं पानी को। तो अगर ये भी प्रेजेंट है, चाहे न्यूट्रिएंट्स उसके बैलेंस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर एक दो कीड़ा उसमें पड़ा है, तो वो पीने के लिए सूटेबल पानी नहीं है, यानी कि वो कॉन्टामिनेटेड है, पानी प्रदूषित है। तो पैथोजन क्या होते हैं? तो पैथोजन आपके दो शब्दों से मिलके बना है, पैथो प्लस में जन। अब इस शब्द का मतलब, दोनों का ही मतलब आप बताएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है एनाटॉमी में। जल्दी से एंड्रॉइड करो, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं इससे। हाँ जी केशव। पैथो का मतलब होता है डिजीज। हाँ जी। जैन का मतलब? सर जैन यही हो गया सर, जैसे वायरस वगैरह के बारे में जब पढ़, जो उनसे होने वाले डिसीज है। जैन का मतलब होता है प्रोडक्शन, बनाना, ठीक है, मेकिंग प्रोसेस। तो यानी कि वो चीजें जो डिजीज की फॉर्मेशन में, ठीक है, डिजीज की प्रोडक्शन में, डिजीज के बनने में, डिजीज के पैदा होने में रोल प्ले करती हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज, सिंपल। तो इट्स होस्ट। होस्ट कौन हो जाएगा? अगर मान लिया मेरे अंदर पैथोजन गया कोई, और मेरे अंदर कोई डिजीज की उसने, तो होस्ट मैं हो गया। किसी पशु के अंदर किया, तो वो पशु होस्ट हो गया। किसी और दूसरे कीड़े मकोड़े के अंदर या किसी और जानवर के अंदर करेगा, तो वो होस्ट हो जाएगा। मतलब जिसके अंदर भी वो बीमारी पैदा हो रही है, वो कौन है? होस्ट है। इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या क्या आता है? पीवाईक्यू भी है आपका ये, ठीक है। तो इतना तो उम्मीद करते हैं आपसे। एक महीने बाद आपका एग्जाम है, तो ये तो याद होना चाहिए। जल्दी से हैंड रेज करो, नहीं तो मैं नाम लेके बोलूंगा फिर। हाँ जी रीना। सर तीन आते हैं इसमें, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। हाँ जी। तो एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट, एक चीज तो लिखी हुई थी, एनवायरमेंट हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। एजेंट पैथोजन हो गया यहाँ पर। तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठा करो क्लास में, चीजों को लिंक करना सीखो। ऐसा नहीं है कि आपने पांचवी छठी यूनिट कर ली तो उसका आठवीं नौवीं से कोई लिंक नहीं है। सारी यूनिट लिंक है आपस में। जो आप पहले वाली यूनिट्स में करके आएंगे, वो अगली यूनिट्स में यूज होगी वो चीज। तो वो चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो बैक्टीरिया वायरस इसमें आ जाएंगे। चार टाइप इसमें मेनली आते हैं, ऐसा नहीं कि चार ही आते हैं, मेनली चार आते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स, ठीक है। तो ये चार मेनली बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट्स होते हैं पानी के। अब पहले करेंगे इसमें वायरस में। अब ये नहीं पूछेगा आपसे कौन से होंगे, ये पूछेगा आपसे मिलान करना इसमें आएगा। डिजीज का नाम आपसे दे देगा। अगर सिंपल क्वेश्चन उसने पूछना हुआ, तो यहाँ लिख देगा मान लिया एक कॉलम में डेंगू, और दूसरे कॉलम में लिख देगा मान लिया वायरस और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन तो ये आएगा कि डेंगू किससे कारण होता है, वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ। तो ये मिलान करना इसमें क्वेश्चन बनता है। और मिलान करने का काफी अच्छा ट्रेंड आपकी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ से इसमें जो पैथोजेंस वाला है आपका, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। इससे पहले आपको कुछ याद नहीं करना था इसमें, जो बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट्स। तो वायरसेस आर टाइनी माइक्रोब्स दैट कैन बी फाउंड इन वाटर। तो वाटर को तो पॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। दे टिपिकली find their way into water sources through animal and human excrement and are heavily found in wastewater। कि जो घरों से वेस्ट पानी निकलता है तो उसमें ये मेनली पाए जाते हैं। अब ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। These viruses have been known to cause hepatitis A, diarrhea and gastroenteritis। ठीक है, ये पूछेगा आपसे। आपसे एक उसमें कॉलम में दे दिया हेपेटाइटिस ए। अब क्या है हेपेटाइटिस, कौन सी बीमारी है ये? हाँ जी केशव। लीवर इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। तो हेपेटाइटिस किसकी वजह से होगा? वायरल इन्फेक्शन है ये। डायरिया वायरल है। गैस्ट्रोएंटराइटिस ये भी वायरस की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि ये हेपेटाइटिस तो वायरस की वजह से ही होगा, ऐसा नहीं कि डायरिया बैक्टीरिया की वजह से हो नहीं सकता, हो सकता है। ठीक है। तो उसमें बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर कॉमन इन warm water bodies and are dangerous because of their quick growth and spreadability। तो स्पेशली गर्म जो भी पानी के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनमें बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है। कोई एक वायरल इन्फेक्शन बताओ जो आज के मौसम में चल रहा हो। वायरल इन्फेक्शन और सबसे कॉमन, हो सकता है आप में से भी किसी को मिल जाए अभी। कोल्ड। ठीक है, आधा नाम मैंने बोल दिया, आधा पूनम ने बता दिया। कॉमन मैंने बोल दिया कोल्ड, पूनम ने बता दिया, तो कॉमन कोल्ड। ठीक है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन, और इसमें क्या करते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं या फिर जलनेती करते हैं, वो भी गर्म पानी यूज करते हैं। ठीक है। अगर बैक्टीरिया की वजह से हमें सर्दी जुकाम हो जाए तब गर्म पानी हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि वायरस तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे गर्म पानी में। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे वायरस सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं। ठीक है। इनकी स्प्रेड करने की और ग्रो करने की स्पीड भी ज्यादा होती है, वायरस की भी ज्यादा होती है, ऐसी बात नहीं। ठीक है। तीसरा आता है प्रोटोजोआ। तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे पानी में जब लेंस से देखोगे तो। हाँ जी रीना। गुरुजी आप बता रहे हैं जैसे हाई टेम्परेचर में वायरस सरवाइव नहीं करता, तो गुरुजी कोविड-19 वाला जो वायरस था वो तो पूरा साल लॉकडाउन रहा, तो वो मतलब जून महीने में भी वो डेथ नहीं हुई उसकी, मतलब सरवाइव कैसे कर गया? वायरस कभी भी डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। ठीक है। वायरस 1,000 साल पहले जो था वो आज भी हो सकता है आपके घर के आसपास हो कहीं पर, लेकिन वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं वायरस। ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ है, क्यों नहीं हुआ? वो वैक्सीन ने थोड़ी कर दिया सब कुछ। वैक्सीन से तो अभी जाने और जा रही हैं। तो और वायरस की कभी भी वैक्सीन बन नहीं सकती, ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं क्लासेस में, क्योंकि वायरस होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। जिसका भी जैसे सीडी होती है, तो ये दो स्ट्रैंड होते हैं, इसको आधा डिवाइड कर दो सीडी को, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड। वायरस में बस एक ही होता है। डीएनए में दोनों होते हैं, वायरस में एक ही होता है। एक ही अपना खुद बनाता है। तो ये दूसरे टाइप का अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है। आपने किसी एक टाइप के लिए वैक्सीन बना दी, तो वो, अगर इसने वायरस मान लिया टाइप 1 है, इसने अपना 10 मिनट के अंदर ही फॉर्म चेंज कर लिया, वायरस 2 में कन्वर्ट हो गए। तो जो वायरस 1 के ऊपर वैक्सीन बनी थी वो वायरस 2 पे काम नहीं करेगी। ठीक है। तो इलॉजिकल होता है बिल्कुल वायरस की वैक्सीनेशन, कोई उसका फायदा नहीं। और
ना कि वैक्सीनेशन। मेडिकेशन भी इलॉजिकल होता है, कोई दवाई किसी वायरल इन्फेक्शन में काम करती ही नहीं कभी भी। आप सर्दी जुकाम की मेडिसिन ले लो तो 3 से 5 दिन 7 दिन वैसे भी लगेंगे, चाहे आप मेडिसिन ले लो चाहे मत लो, तो उतने दिन में ही ठीक होगा वो। ठीक है। जिसकी थोड़ी सी इम्यूनिटी अच्छी है, थोड़ा उसका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है तो 5 से 7 दिन उसको लग जाएंगे, लेकिन होगा वो अपने आप ही ठीक। जब शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा तभी वायरल इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, और कोई उसका तरीका नहीं। प्रोटोजो आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कॉमन इन ओल्ड वाटर। सभी पानी में ये कॉमन होते हैं, चाहे वो कहीं का भी पानी, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है। दे कैन गेट इन आवर ड्रिंकिंग सप्लाई थ्रू एनिमल एंड ह्यूमन फिशेज। जब स्टूल होता है, मल होता है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे इंसानों का हो, उसके द्वारा ये वाटर बॉडीज में मिल जाता है। दीज पार्टिकल्स कैन कोज जियार्डियसिस। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, ये प्रोटोजोआ की उस वजह से हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अभी मेन क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हुआ है आपका, इसके बाद आएगा। हेलमिन्स। तो हेलमिन्स में बेसिकली होते हैं कीड़े। तो जब पानी में इस तरह के कीड़े आपने देखे होंगे, अगर जो आपके घर के ऊपर टंकी रखी है वो आप साल 2 साल में साफ करते ही हो, तो उसमें आपको छोटे छोटे कीड़े ऐसे चलते मिलते हैं। ठीक है, आराम से दिख जाते हैं। लार्ज मैक्रो पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ मैं आराम से दिख जाते हैं। Adults can generally be seen with the naked eyes. Parasitic worms such as cystosomes reside in blood vessels. तो cystosomes एक स्पेशल टाइप के हेलमिन्थ होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये एक बार शरीर के अंदर चले गए तो ये छिप जाते हैं ब्लड वेसल्स में, चिपक जाते हैं वहां पर, निकालना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका इसका क्वेश्चन स्टार्ट। कॉमन इलनेस थ्रू पैथोजन, कि कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो पैथोजेंस की वजह से हो सकती हैं अगर वो गंदा पानी आप पी लो। तो कुछ तो मैंने बता रखी है आपको, अगर किसी को याद है तो हैंड रेज कर दो। थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज कम किया करो अगर योगा करते हो तो। ठीक है, हैंड रेज किया करो। पहले हेपेटाइटिस आता है, ये वायरस की वजह से होता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय फीको ओरल रूट, कि फीकल मैटर के माध्यम से वाटर बॉडी में वो वायरस ऐड होगा, और जब उस पानी को हम ओरली पी लेंगे तो ये हेपेटाइटिस का वायरस शरीर के अंदर चला जाएगा और हेपेटाइटिस की बीमारी को पैदा कर देगा। इन फैमिलीज दिस में हैपन थ्रू डर्टी हैंड्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन प्रिपेयर्स फूड फॉर फैमिली मेंबर्स। अब जो भी खाना बनाता है आपके घर में, तो उसके हाथ साफ होने बहुत जरूरी है। अगर वो वॉशरूम से आया ही है अभी और हाथ प्रॉपर साफ नहीं किए, और बाय चांस जो हेपेटाइटिस का वायरस था वो उसके स्टूल में था, तो खाने में मिक्स हो गए, पूरे शरीर में पहुंच जाएगा वो, सब परिवार के मेंबर्स के। ठीक है, तो पहली आती है इसमें हेपेटाइटिस, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, और ये पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम के हिसाब से ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का ये क्वेश्चन हो जाता है अगर ये आपसे पूछता है तो, रूट कौन सा है इसका हेपेटाइटिस का। ठीक है, वैसे आपको जनरली ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी। तो दूसरा आता है इसमें कोलरा, जिसको हम बोलते हैं हैजा। तो ये मजे से इस पानी को पी रहा है, लेकिन इसमें तो विब्रियो कोलरी है, तो अब इसको कोलरा होने वाला है। क्या हो जाएगा फिर, कोलरा हो जाएगा तो स्प्रेड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फूड और वाटर कॉन्टामिनेटेड बाय फिशेज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो जिसको भी ये बीमारी है, अगर उसने स्टूल पास किया हो किसी के आसपास, वाटर बॉडी के पास, ठीक है, तो वो जो उसका विब्रियो कोलरी है, तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा, और जब भी उस पानी को पिएगा तो इसके पेट में पहुंच जाएगा, और इसको भी हैजा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हैजा एक महामारी थी, क्योंकि पहले क्या था कि लोग ओपन में अ, मल त्याग के लिए जाते थे, तो और किसी न किसी वाटर बॉडी में ही खुद को साफ करते थे वो।
तो इसलिए अगर किसी एक को है तो वो जनरली उस एरिया में काफी सारे को वो कोलरा की बीमारी हो जाती थी पहले, ठीक है। तो आजकल कंट्रोल इसीलिए है इसका कि सब घरों में पैक हो गए हैं, कोई बाहर निकलता ही नहीं है। दिस occurs more often in underdeveloped countries lacking proper water supplies and sewage disposal। तो जहाँ पर भी सीवेज की डिस्पोजल की प्रॉपर नहीं है तो ये तो कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है। तो मेनली है इसका कि इसका भी क्या है, फिको ओरल रूट है। ये हो गए हैं आपका हेपेटाइटिस और कोलरा। इसके बाद आता है ट्रैकोमा। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो चलो लगा ही हुआ है, नहीं तो मैं आपसे पूछता ट्रैकोमा क्या होता है। ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स योर आईज, आंखों का इन्फेक्शन है ये। तो ट्रैकोमा इज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि फैलने वाला। अगर किसी ने उसकी आंखों में देख लिया, आई कांटेक्ट उसके साथ बना लिया जिसको ट्रैकोमा है, तो दूसरे को भी ट्रैकोमा हो जाएगा। स्प्रेडिंग थ्रू कांटेक्ट विद द आईज, आईलिड्स एंड नोज और थ्रोट सिक्रेशंस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। या फिर उसने बोलते टाइम जो उसके मुंह से, नाक से सांस लेते टाइम जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो सामने वाले बंदे के शरीर के अंदर चली गई, संपर्क में आ गई, तो भी उसको ट्रैकोमा हो सकता है, ठीक है। इसमें मेनली आपको याद रखना कि एक तो आंखों का इन्फेक्शन है ये, दूसरा ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। इट स्प्रेड्स इन एरियाज वेयर देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन। तो जहाँ भी पानी साफ नहीं होगा, मान लिया उसी पानी में कोई तालाब था, उसी पानी में ट्रैकोमा वाले ने अपनी आंखों को धोया है, और कोई हेल्दी पर्सन उस वाटर बॉडी में अगर अपनी आंखों को धोएगा, तो उसकी आंखों में भी ट्रैकोमा हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा 2-4 साल पहले तक तो अ, चश्मे लगा लेते थे बच्चे, बड़े भी, कि कोई और दूसरा ना देख पाए उनकी आंखों को। तो ये वही बीमारी है। अगली आती है टाइफाइड, मोतीजारा जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। हाँ जी सौरभ। सर ये ट्रैकोमा वही है क्या जो आई फ्लू हो जाता है लोगों को? हाँ जी, वही है। ठीक है सर। रेड, हाँ रेड हो जाते हैं इसमें आप। तो इफ समवन एल्स eats foods or drinks water that has been contaminated with a small amount of infected poop, यानी कि जो मल है, इन्फेक्टेड मल के साथ वो पानी भी क्या है, दूषित है, तो उस पानी को कोई पिए या फिर खाना बनाने में यूज करें तो उसको टाइफाइड हो जाएगा। इसलिए अगर आपने आसपास कभी ना कभी आपके परिवार में किसी न किसी को हुआ ही होगा टाइफाइड, मोतीजारा, तो उसमें आपने देखा होगा उसके लिए पानी उबाल के रखते हैं, ठंडा पानी उसको नहीं पीने को देते हैं, और कुछ टाइम तक तो उसको खाना भी नहीं देते हैं, कि खाना भी इसको नहीं खाना है। क्योंकि हो सकता है जो खाना वो खा रहा है या फिर जो अनाज आपके घर में आया है, वो ऐसी जगह पे उगा हो जो, जिसमें थोड़े बहुत टाइफाइड के क्या थे, पोर्स थे, टाइफाइड को पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसलिए खाना भी उसका बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए। दे कैन बिकम इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया एंड डेवलप टाइफाइड फीवर। तो उसको बुखार हो जाता है। अगला आता है इसमें, ये तो हिंदी में है, अगला आता है डायरिया। तो ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाएगा, और प्रोटोजोआ की वजह से भी हो जाएगा। जो वायरस की वजह से होगा वो थोड़े टाइम में अपने आप ठीक भी हो जाता है, रुक जाते हैं अपने आप मोशन। बैक्टीरिया की वजह से थोड़ा सा लंबा चलता है, प्रोटोजोआ की वजह से और थोड़ा सा ज्यादा लंबा चलता है। प्रोटोजोआ वाला थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है। इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू contaminated फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग वायरस बैक्टीरिया एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर हाइजीन। एक होता है डायरिया, एक होती है डिसेंट्री। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी बताइए। हाँ जी केशव। तो इसमें इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसमें? डिसेंट्री में। डायरिया में नहीं होता। नहीं सर, और वो तो सर बैक्टीरिया के कारण है, ये प्रोटोजोआ के है। प्रोटोजोआ के कारण भी है डायरिया। डायरिया प्रोटोजोआ के कारण हुआ है, डिसेंट्री भी प्रोटोजोआ के कारण हुआ है। अब बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ जी रीना।
गुरुजी इसमें जो डिसेंट्री है वो डायरिया की ही बहुत एडवांस मतलब सिवियर फॉर्म को बोल सकते हैं। डायरिया की डेफिनेशन क्या होती है? मैं पढ़ा के आया हूँ आपको, डेफिनेशन में पूछना चाह रहा हूँ डायरिया की। मतलब फ्रीक्वेंट लूज मोशन वगैरह जो होता है, हाँ, कितना फ्रीक्वेंट? 7 to 8 टाइम्स, 12 7 to 8 टाइम्स? टाइम्स तक जा सकता है वो, लेकिन बिल्कुल ही अगर मतलब फ्रीक्वेंटली अगर हो रहा है, उसकी सीवियर फॉर्म हो गई है, तो फिर उसको डिसेंट्री बोलते हैं। हाँ, कितने दिन में 7 to 8 टाइम्स आप बोल रहे पर डे, एक दिन में। हो? पर डे, ओके। पूनम, आप बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ जी, अब आ रही है, बताइए। जी, डायरिया में एक दिन में 3-4 बार से ज्यादा जाना पड़े, वो होता है जी। और डाइसेंट्री में इसमें ब्लड और वो कफ भी आता है जी साथ में। ठीक है। डायरिया में बेसिकली क्या है कि मोर देन 3 टाइम्स, अगर 3 बार से वो ज्यादा मोशन उसको आते हैं और कंसिस्टेंसी उसकी लिक्विड होती है तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। 4 बार भी आता है तो उसको डायरिया बोलेंगे। 2 बार आता है, डेली 2 बार जाता है, उसको डायरिया नहीं बोलेंगे। ठीक है। और डिसेंट्री, वो सही बात है कि थोड़ा सा सीवियर फॉर्म होती है ये। डायरिया में बिल्कुल ही पतले दस्त आते हैं, पतले, पतला मल आता है। डायरिया में जरूरी नहीं है कि पतला आए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हो सकता है लिक्विड, मतलब थोड़ा सा जो सॉलिड उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो ना हो। ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो। लेकिन अगर 3 बार से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम डायरिया बोलेंगे। लेकिन डिसेंट्री में बिल्कुल वोटरी, पानी की तरह स्टूल आता है। An infection or inflammation of the intestine that can lead to the presence of blood in the watery stool। ठीक है, ब्लड प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें मेन है वोटरी स्टूल। बिल्कुल पानी की तरह मल आता है इसमें। पानी जैसा नहीं, पानी की तरह। जितना पानी जैसे लिक्विड होता है तो ऐसे ही लिक्विड पूरा। ठीक है, तो ये होता है डिसेंट्री। ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया वायरस के कारण नहीं होता है। डिसेंट्री भी अगर प्रोटोजोआ के कारण है, तो ये वही बताया था मैंने कि ये थोड़ा सा सीवियर हो जाता है डायरिया। इसके बाद आता है जियार्डिया, या फिर जिसको हम बोलते हैं जियार्डिएसिस। प्रोटोजोआ के कारण होती है ये। इट इज ए टाइनी पैरासाइट दैट कॉजेज द डायरियल डिजीज जियार्डिएसिस। ठीक है, डायरिया ही होता है इसमें भी, लेकिन स्पेशली इस प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये प्रोटोजोआ का नाम है तो उसको जियार्डिएसिस बोल। इज फाउंड ऑन द सरफेस और इन soil, food और water that has been contaminated with feces from infected people और animals। सेम चीज है सब में, कि जो भी इन्फेक्टेड आदमी होगा उसके स्टूल से वो पानी कॉन्टामिनेटेड होना चाहिए, वो खाना कॉन्टामिनेटेड होना चाहिए, उससे ये दूसरे में फैल जाएगा। एक आता है अमीबियासिस, तो ये पैरासाइट के कारण होती है। तो ये भी, इसमें भी मोशन ही आते हैं पतले। तो इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विद पैरासाइट कॉल्ड एंट अमीबा। अमीबा होता है ये, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, उसके कारण ये अमीबियासिस होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, कुछ नहीं करना आपको इस लाइन का। पीपल कैन गेट दिस पैरासाइट बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग समटाइम्स दैट इज कॉन्टामिनेटेड विद इट। सेम चीज। तो ये आपको इसमें कॉमनली इसमें याद रखने हैं। एक लास्ट इसमें आ गया सिस्टोसोमियासिस। तो जो सिस्टोसोम की वजह से जो होगा, जो एक स्पेशल टाइप का हमने एलिमेंट किया था, तो उसकी वजह से सिस्टोसोमियोसिस हो जाएगा। Disease caused by infection with freshwater parasite forms in certain tropical and subtropical countries। तो ये थे आपके कॉमन इलनेस। ठीक है, थोड़ा दो दो शब्द हैं इसमें हर एक में, तो ये याद कर लेना। अब पैरासाइट्स के कारण और कौन सी डिजीज होती हैं? ए प्लांट और एनिमल दैट लिव्स इन और ऑन अनदर प्लांट और एनिमल एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट। अब क्या मतलब है इसका? कि जैसे
किसी के बालों में जुएं हुई हो कभी, ठीक है, तो खाना पीना कहाँ से मिलता है उनको? जिसके सिर पे भी हुई है उसी से मिलेगा। तो वो जो जुएं हैं वो पैरासाइट में आती हैं। पशुओं के ऊपर आपने देखा होगा, कुछ कीड़े चिपक जाते हैं, उसी का वो खून चूसते रहते हैं, तो वो भी क्या है? पैरासाइट। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उग जाते हैं वो, जिनकी जो जड़ें हैं वो जमीन में नहीं होती, उस प्लांट के ऊपर होती हैं। तो यानी कि वो प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर उग गया है, वो अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहा है? वो दूसरे प्लांट से ले रहा है, यानी कि वो प्लांट भी क्या है? पैरासाइट प्लांट। ठीक है। वो सारी चीजें जो किसी दूसरे के ऊपर रहती हैं और उसी से अपना जो खाना है, न्यूट्रिशन लेती हैं, उनको हम सबको पैरासाइट बोलते हैं। तो उनकी वजह से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां आती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। पहला आता है इसमें मलेरिया। तो मलेरिया के पैरासाइट का नाम किसको पता है? जल्दी से एंकरेज करो। हाँ जी पूनम। एनोफ्लिज मच्छर होता है जी, फीमेल। फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलो लिखा ही हुआ है इसमें तो, मलेरिया स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो। फिर दूसरा आता है डेंगू। डेंगू को पैदा करने वाले का नाम बताइए जल्दी, जो डेंगू को, डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट। हाँ जी सौरभ। सर एडीज। एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर अकेला क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये मैथ्स दी कॉलम में ये क्वेश्चन बनेगा आप। तो वायरल इन्फेक्शन है ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। और इन्फेक्टेड कौन सा मॉस्किटो? एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ आपके डिजीज बाय पैरासाइट, और ये हो गया आपका वाटर पोल्यूशन कंप्लीट। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।